अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानी आतंक और जुल्म का वो दौर शुरू हो गया है। आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर टकराव की मुद्रा में है। कोरोना की तीसरी वेव के खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। काशी में सौगातों की बौछार की तो वहीं आज अपनी कर्मभूमि गुजरात को भी कहा। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। पंजाब का पंगा अभी बाकी है। सिद्धू और कैप्टन के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानी आतंक और जुल्म का वो दौर शुरू हो गया है जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही है। तालिबानी आतंकियों ने अपने घिनौने मंसूबों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें जो कुछ लिखा है वो जानकर दुनिया सकते में आ गई है और इस लिस्ट को अफगानिस्तान के उन इलाकों में जिन पर तालिबान का कब्जा है पहुंचाने का काम इमामों को सौंपा गया है। इस तालिबानी फरमान में ये कहा गया है कि 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से ज्यादा उम्र की विधवा महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की जाए ताकि आगे चलकर तालिबानी लड़ाकों से उनकी शादी कराई जा सके। कई वेबसाइट्स और न्यूज प्लेटफॉर्म पर तालिबान के तुगलकी आदेशों वाली खबरें वायरल हो रही हैं। सबसे ज्यादा हैरानी और आलोचना इस बात की हो रही है कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट मांगी है। खबर है कि तालिबान कल्चर कमीशन की ओर से चिट्ठी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि उनके कब्जे वाले इलाकों में मौजूद लड़कियों की लिस्ट बनाकर सौंपी जाए। तालिबान की चिट्ठी में कहा गया है अपनी बेटियों और विधवाओं की शादी तालिबानी लड़ाकों से करें। सभी इमाम और मौलवी तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपे ताकि इनकी शादी तालिबान के लड़ाकों से कराई जा सके। तालिबान ने एक और फरमान जारी किया है जिसमें लगाए महिलाओं और पुरुषों के ऊपर पाबंदियों से उनकी कट्टरपंथी सोच सामने आती है। इस फरमान में कहा गया है कि महिलाएं घरों से बाहर बिना किसी पुरुष के नहीं निकल सकती हैं। साथ ही पुरुषों को कहा गया है कि वो दाढ़ी नहीं बना सकते हैं। इस फरमान के बाद कई लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर के सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के एक ऐसे हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है जो अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर सुदूर इलाके में है। यहाँ की कमान संभालते ही तालिबान ने वहाँ के इमाम को चिट्ठी लिखकर अपनी शर्तों का ऐलान कर दिया। शर्तें भी ऐसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। तालिबान ने कहा है कि महिलाएं और लड़कियां अकेले बाजार नहीं जा सकती बल्कि किसी मर्द को साथ लेकर ही बाजार जाने की इजाजत है। तालिबान की ओर से पुरुषों के दाढ़ी बनाने पर भी रोक लगा दी गई है और स्मोकिंग यानी धूम्रपान पर भी पाबंदी है। हालांकि दुनिया भर में इन फरमानों की आलोचना के बाद तालिबान ने अपने बयानों से किनारा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, ये महज अफवाह है। तालिबान के जुल्मों और आतंक का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तालिबान अपनी कट्टर सोच और बेइंतहा जुल्मों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 महीने में 1100 से ज्यादा अफगान सेना के जवान और करीब 4000 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करके शरिया कानून लागू कर दिया है। ऐसे हालात में वहां रहने वालों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि लोग अब उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसने पर मजबूर हो रहे हैं। तालिबान के फरमान की वजह से इलाके के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का दावा है कि तजाकिस्तान सीमा पर तालिबान के कब्जा करने के बाद लोगों को एक मस्जिद में इकट्ठा किया गया था। दावा किया गया कि उस वक्त तालिबानी लड़ाकों ने ऐलान किया कि इस इलाके में रात में किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, हरे और लाल कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि यह रंग अफगानिस्तान के झंडे पर मौजूद है। इसके अलावा पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना जरूरी कर दिया गया है जबकि लड़कियों को 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देने का नियम बनाया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान पर तालिबानी कहर बरपा हो। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था। उस दौरान भी महिलाओं को घर के अंदर रहने का आदेश था जब तक कि कोई पुरुष साथ न हो। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। नमाज नहीं पढ़ने पर सरेआम पीटा जाता था। पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी कर दिया गया था और यौन अपराधों के मामले में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था।
अफगानिस्तान से जैसे जैसे अमेरिकी सेना वापस लौट रही है, वैसे वैसे तालिबानी आतंक भी बढ़ता जा रहा है। कई मोर्चों पर तो अफगानिस्तान की सेना को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। यही कारण है कि तालिबान का दायरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान पर राज करना चाहता है, और अगर ऐसा होता है तो भारत को भी दिक्कत हो सकती है। भारत और अफगानिस्तान के लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, और भारत ने अफगानिस्तान में सड़क से लेकर के और रेल लाइन बिछाने को लेकर के $3 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया है। तालिबान आतंक के मंसूबे अगर पूरे होते हैं तो भारत को अपने इस निवेश योजनाओं पर रोक लगानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी। दानिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटो पत्रकार थे और वो अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को कवर करने के लिए वहां पर डटे हुए थे। दानिश दिल्ली के रहने वाले थे और उनकी हत्या काबुल प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में की गई। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडजे ने शुक्रवार को सूचना दी कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वो कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालात की रिपोर्टिंग कर रहे थे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान का आतंक एक बार फिर से अफगानिस्तान में पैर फैला रहा है। 100 से ज़्यादा जिलों में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तालिबान के खिलाफ अफगान फोर्सेस के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को कवर करने के लिए कंधार गए हुए थे। अफगान फोर्सेस की बख्तरबंद गाड़ी में दानिश युद्ध कवर कर रहे थे। 13 जुलाई को भी वो एक रॉकेट हमले में बाल बाल बचे थे। ये छोटा सा वीडियो उसी हमले का है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए दानिश ने लिखा था कि जिस हमवी यानी कि बख्तरबंद गाड़ी में मैं अफगान फोर्सेस के साथ था, उसे भी कम से कम 3 RPG राउंड और दूसरे हथियारों से निशाना बनाया गया था। मैं लकी था कि मैं सुरक्षित रहा और मैंने गाड़ी से टकराने वाले रॉकेट का एक वीडियो बना लिया। दानिश को पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। वो पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने उनकी हत्या कर दी। अफगानिस्तान के कंधार में अब हालात बिगड़ने लगे हैं और ये जंग का अखाड़ा बन चुका है। कंधार के बिगड़ते हालातों के मद्देनजर भारत ने कंधार के वाराणसी दूतावास से करीब 50 राजनयिक सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला। भारतीय वायुसेना के विमान से उनको भारत वापस लाया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तोयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। धू धू कर जलता घर और गोलियों की तड़तड़ाहट। यह श्रीनगर के दानमार इलाके की आलमदार कॉलोनी है, जहां पौ फटने से पहले ही सुरक्षा बल के जवानों का शिकंजा कस चुका था। लश्कर ए तैयबा के 2 खूंखार आतंकियों के एक खास मकान में छिपे होने का पुख्ता सबूत मिलते ही सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से इस कॉलोनी की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर पहरा बिठा दिया और हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उस खास मकान की तरफ कूच करते दिखे। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के ठिकाने बने उस खास मकान को घेर कर इलाके को खाली कराया और फिर उन्हें सरेंडर करने की अपील की। लेकिन जब मकान के भीतर से आतंकियों की जगह दंदनाती गोलियां बाहर आने लगी, तो सुरक्षा बल के पास भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद तो आतंकियों का ठिकाना धधक पड़ा और गोलियों के जवाब में गोलियां चलने लगी। धुएं से भरे मकान में सांस लेने के लिए जैसे ही आतंकी खिड़कियों के पास नजर आए, पास की छतों पर घात लगाए बैठे सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंजाम वही हुआ जो अब तक होता आया है। इस मुठभेड़ में लश्कर के जिन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया, उनकी लंबे वक्त से कश्मीर पुलिस को तलाश थी। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों ने कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। दोनों कश्मीर पुलिस के सिपाही जावेद अहमद की हत्या के आरोपी थे। इन दोनों ने एक मोबाइल फोन की दुकान पर भी हमला किया था, जिसमें एक दुकानदार की मौत हो गई थी। तब हुए ग्रेनेड हमले में एक और व्यक्ति की मौत हुई थी और 3 घायल हुए थे। ये तीनों मॉडल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर सीआरपी पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया और कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए।
नहीं माना, फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बल ने पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी एजाज भी शामिल था। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता की वजह यह है कि स्थानीय लोग बड़ी तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग संसाधन मुहैया करवाते हैं और अहम जानकारी भी देते हैं। यही वजह है कि इस साल 78 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन आतंकियों में हिजबुल, जैश, लश्कर और अंसारुल गजावत हिंद के आतंकी शामिल हैं। आलमदार कॉलोनी में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया तो त्राल के नौदल में भी सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बल को खबर मिली थी कि त्राल के नौदल इलाके में जियारत में आतंकियों ने एक जगह जमीन के अंदर हथियारों का जखीरा छिपा रखा है। इस खबर के मिलते ही अवंतीपोरा पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक ठिकाने से जमीन के अंदर छिपाए गए हथियार और गोला बारूद मिले। इसमें 7 मोर्टार, पीका राइफल के 260 कारतूस, 2 ग्रेनेड और 2 मिर्च स्प्रे मिले। हैरान करने वाली बात यह भी रही कि आतंकियों के ठिकाने से डीआरडीओ की तकनीक से बनी ऐसी चीज भी मिली जो सुरक्षा बल के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इस बीच जम्मू में 6 अलग अलग जगहों पर ड्रोन भी देखे गए। हालांकि जवानों ने 2 जगहों पर ड्रोन के दिखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भागते देखे गए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले रात 8 बजे सांबा में सेना के एक ठिकाने पर ड्रोन दिखा था। इसके अलावा रात 10 बजे भारत पाक सीमा के पास हीरानगर सेक्टर में भी ड्रोन दिखा। जम्मू के अम्बफला में रात 10:20 पर तो सतवारी में 11 बजे ड्रोन नजर आया। मीरा साहिब सेना स्टेशन के पास भी रात 12 बजे ड्रोन दिखा। बताया गया कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी नंदपुर में रात करीब 11 बजे ड्रोन दिखा। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हमेशा ही सतर्क रहती हैं। इस वजह से जैसे ही कोई ड्रोन दिखता है तुरंत उस पर फायरिंग की जाती है। ये ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के पास भागता हुआ दिखता है। इसलिए अब यह रहस्य नहीं है कि ड्रोन को भेजने के पीछे आखिरकार साजिश किसकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत तेज होगी। हालांकि इस वीडियो की जांच अभी नहीं हुई, क्योंकि वीडियो में कई लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे ये मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है आगरा में हिंदू जागरण मंच का ये प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद की जवाबी नारेबाजी गोली मारने वाली नारेबाजी में बदल गई और इस विरोध का अंत अखिलेश मुर्दाबाद के नारे के साथ हुआ। विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करने वाले राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए गए। बाद में प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। तुरंत से तुरंत बाजी निसार की गिरफ्तारी की जाए और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं जो 5 लोगों के ऊपर मुकदमा किया। मैं कहता हूं जल्द से जल्द बाजी निसार पर मुकदमा करे और उसे जेल भेजे। किसी भी प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने के आरोप पर ही हंगामा मचता रहा है। इस मामले में भी यही हुआ। एक दिन पहले आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, जिसमें ये बात सामने आई कि कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। वीडियो की जांच की जा रही, क्या वीडियो में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का यही वो वीडियो है जिस पर विवाद हुआ है। इसमें कई तरह के नारे लगे, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जयकारे भी लगे। लेकिन इसमें एक आवाज पाकिस्तान के समर्थन में भी सुनाई पड़ी, जिसकी सच्चाई के दावे जांच नतीजे आने से पहले कोई नहीं कर सकता। अगर वहां पर यदि ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा, इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, 100% मैं कहूंगा कि इस वीडियो को बनाया गया होगा या इनका कोई कार्यकर्ता बीच में घुस करके जिंदाबाद बोल के भाग गया होगा। ये तो करते हैं लोग, अपनी बातें अपनी जबान दूसरे के मुंह में डाल करके ये चीज कराते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई सवाल ही पैदा नहीं। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, आगरा पुलिस हरकत में आ गई और मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। उसमें एक आरिफ खान और उनका साथी पंकज सिंह और उनके साथ और 2-3 लोग हैं, उनका सबको पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा। चूंकि आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे हैं, इसलिए इस मामले में सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह का मामला बताकर अखिलेश यादव से पूरे मामले में माफी की मांग कर डाली।
यह राष्ट्रद्रोह है और समाजवादी पार्टी ऐसे ताकतों को, तत्वों को, प्रवृत्तियों को उत्साहित करता है जो भारत की संप्रभुता पर हमला करने की धारा को आगे बढ़ाएं। यदि अखिलेश यादव वास्तव में देशभक्त हैं, उनके पिताजी इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का तात्पर्य क्या है। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है। इसी बीच पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन आगरा के वीडियो ने बीजेपी को विपक्ष को घेरने का मौका दे दिया और उनकी धार को कुंद करने का मौका भी बीजेपी तलाश रही थी। लेकिन इस वीडियो ने यूपी में एक बार फिर सियासत को तेज दे दिया और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पंजाब का पंगा अभी बाकी है। सिद्धू और कैप्टन के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई या बिगड़ी हुई बात को बनाने की अभी भी कोशिश हो रही है। ये सवाल पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मचाए हुए हैं। आला कमान की मुश्किल ये है कि जब वो सिद्धू को मनाने के लिए कोई फैसला लेता है तो कैप्टन नाराज हो जाते हैं, और कैप्टन को मनाने के लिए कोई फैसला लेता है तो सिद्धू के बागी होने का डर हो जाता है। ऐसे ही एक दिन पहले जब सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की खबर आई तो कैप्टन ने सोनिया गांधी को फोन कर नाराजगी जता दी। उसके बाद ही सिद्धू की सोनिया दरबार में पेशी हुई। क्रिकेट के धुरंधर बैट्समैन रहे नवजोत सिद्धू एक बार फिर पंजाब की पिच पर नई पारी शुरू करने के लिए 10 जनपद पहुंचे। पंजाब में उनकी सियासी ओपनिंग का किरदार यहीं से तय होना है। कैप्टन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सिद्धू इस मामले में पहली बार सोनिया के सामने पेश हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ, यानी बात हो गई है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए 10 जनपद पर क्या बात हुई और सिद्धू का क्या होगा, इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा। आपसे सवाल यह है कि सिद्धू को लेकर तो सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी कथित तौर पर फैसला कर चुके थे, फिर अचानक उन्हें 10 जनपद क्यों बुलाया गया? जवाब है सिद्धू की साइलेंट बगावत का तेवर। 15 जुलाई को पंजाब में 2 अहम मीटिंग हुई। सूत्रों का दावा है कि जब नवजोत सिद्धू तक ये खबर पहुंची कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी का विरोध कर रहे हैं, तो सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपने समर्थक और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर 5 मंत्रियों और 10 विधायकों के साथ मीटिंग की। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने फार्म हाउस पर मंत्रियों और विधायकों के साथ लंबी बैठक की। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच अपने अपने समर्थकों के साथ बैठकों का दौर चलने लगा तो दिल्ली तक हलचल दिखने लगी। हरीश रावत को सफाई देनी पड़ी कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज सिद्धू के सिरमौर करने का फैसला अब तक नहीं हुआ है। इसके बाद 10 जनपद बुलाकर सिद्धू के मन की बात पूछी गई। गुरुवार दोपहर को इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि सिद्धू और कैप्टन के बीच जंग को फिलहाल रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने फार्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ये खबर जैसे ही अमरिंदर तक पहुंची वो नाराज हो गए और फोन कर सोनिया गांधी के सामने अपना विरोध दर्ज करा दिया। उसके बाद सिद्धू खेमे ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। जवाब में अमरिंदर ने भी अपने फार्म हाउस पर मंत्रियों और विधायकों के समर्थन का शक्ति प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि इस विवाद में अब और ज्यादा मुश्किल आने वाली है। हुआ भी यही। सोनिया गांधी ने सिद्धू को 10 जनपद तलब किया और बड़ी बैठक की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी कोई फैसला कर सकती है, लेकिन मुश्किल अभी भी वही है। कैप्टन चाहते हैं कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाया जाए, जबकि सिद्धू अध्यक्ष पद से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कोई किसी को मिलने जाता है, किसी के घर में जाता है, आप लोग कह देते हो कि वहाँ मीटिंग हो रही है, वो इधर गया, वो इधर गया। दोनों लीडर हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है। जब कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं तो आप कह देते हो कि नहीं यार कोई गड़बड़ हो रही है। तो मेरे को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये परिवार का मसला है।
और दिल्ली भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारा परिवार है, हम लोग बांट के इसको ठीक कर लेंगे। ये हमारे परिवार का मसला है और जो हाईकमान फैसला करेगी सबको मंजूर होगी। आप सिद्धू साहब के साथ यार मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात समझो कि हाईकमान जो फैसला करेगी वो फैसला सबको मंजूर होगा। अगर कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, अध्यक्ष का ले कोई भी ले, तो कांग्रेस का हर वर्कर उसको मानेगा। पंजाब कांग्रेस को लेकर फैसला अब तक इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि आला कमान को मालूम है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां सिर्फ सत्ता का केंद्र ही नहीं है बल्कि पार्टी के ज्यादातर नेता, मंत्री, विधायक और सांसद उनके साथ हैं। इसलिए उन्हें नाराज करके कोई फैसला करना लगभग नामुमकिन है। वहीं सिद्धू पार्टी का स्टार चेहरा तो हैं, लेकिन संख्या बल और संगठन के मामले में कैप्टन से काफी पीछे हैं। लेकिन मौका चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस छोटा या बड़ा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला फैसला नहीं लेना चाहती, उससे बचना चाहती है। लेकिन इस फैसले में जितनी देर होगी पार्टी अंदरूनी तौर पर उतनी ही डैमेज होगी। चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। इससे विपक्ष को ये सवाल उठाने का मौका मिल रहा है कि अगर कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। कांग्रेस में नेतृत्व के संकट को लेकर भी विपक्ष को मुद्दा उठाने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर सिद्धू की बात नहीं मानी गई तो उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और संकट यह है कि अगर सिद्धू की बात मान ली गई तो कैप्टन विद्रोही हो सकते हैं और पार्टी को नुकसान होगा। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने के चक्कर में ही नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। उधर सिद्धू अध्यक्ष बने भी नहीं थे कि पंजाब में कई जगहों पर उनके अध्यक्ष बनने के बाद बधाई वाले पोस्टर लगने शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक हादसे में कई लोगों की जान चली गई। विदिशा से 50 किलोमीटर दूर लाल पठार नाम के गांव में एक बच्चा कुएं से पानी भरने पहुंचा, मगर संतुलन बिगड़ने से बच्चा कुएं में गिर पड़ा। बच्चे को बचाने के लिए गांव के लोगों की भीड़ कुएं की मुंडेर पर जमा हो गई। पहले से कमजोर कुएं की मुंडेर ज्यादा लोगों के वजन को संभाल नहीं पाई, टूट गई। मुंडेर टूटने से 25 से ज्यादा लोग कुएं में गिर पड़े। जमीन में एक बड़े से गड्ढे से मिट्टी खोद रही मशीन, भारी संख्या में पुलिस बल और बचाव दल के सदस्य इस कोशिश में जुटे हैं कि हादसे के शिकार लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। एक तरफ जिंदगी बचाने की कोशिशें होती रहीं तो दूसरी तरफ हादसे में जिंदगी हार चुके लोगों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। बेटी को लड़का है, कहीं तो साहब, एक ही लड़का तो मेरी बेटी की 3 लड़की है। मेरी बेटी तो बेसहारा हो गई बुढ़ापे की। मेरी बेटी की एक ही लड़का था। बेटी दावा किया गया कि हादसे के वक्त कुएं में 25 से ज्यादा लोग गिरे थे और हर एक सांस को बचाने की कोशिश गुरुवार रात से शुरू हो गई थी। बताया गया कि पानी भरने के लिए कुएं पर गया बच्चा जब उसमें गिर गया तो हंगामा मच गया। गांव के लोगों की भीड़ कुएं पर जुट गई, लेकिन कुएं की कच्ची दीवार भीड़ का भार संभाल नहीं पाई और धंस गई, जिसकी वजह से उस पर खड़े सभी लोग एक साथ कुएं में गिर पड़े। पानी भर रहे थे, वो लड़का गिर पड़ा, पानी भरा तो मैं लड़का के पीछे सब कूदे का और आदमी लग जाने आ गए, खड़े हो गए, वापस छत चली गई, सब रही चली गए, वहाँ कोई नहीं बचा। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर भेजी गईं। पुलिस कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश में जुट गए। दावा किया गया है कि बचाव दल ने कड़ी मशक्कत से कुछ ही घंटों में 19 लोगों को बचा लिया था, जबकि कई घंटों तक और लोगों की तलाश जारी रही। यही नहीं, दोपहर तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। रात भर से हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है उसमें कल ही 19 लोगों को निकाल लिया गया था, पहले 15 और बाद में और। एक राहत की बात यह है कि वो स्वस्थ हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे यह हादसा हुआ। इसके फौरन बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना भी दे दी गई, मगर 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इलाके के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 15 साल पुराने जर्जर कुएं की मरम्मत के लिए कई बार दरख्वास्त पंचायत सचिव को दी गई, मगर कुएं की मरम्मत नहीं हो पाई। कुएं पर मौजूद हादसे के गवाह बने लोगों का आरोप है कि वो काफी देर तक मदद का इंतजार करते रहे। इस बीच लोगों ने अपने स्तर पर कुएं में गिरे लोगों को बचाने की कोशिश की,
लेकिन संसाधनों की कमी और बिगड़े हालात की वजह से उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। विदिशा में हुए दर्दनाक हादसे ने जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को हिलाकर रख दिया। बचाव दल को लोगों की जान बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी, मगर बड़ा सवाल ये है कि पंचायत को इस जर्जर कुएं की मरम्मत की शिकायत पहले की गई थी। अगर समय रहते पंचायत की तरफ से कार्रवाई की गई होती तो शायद लोगों की जान बचाई जा सकती थी। साथ ही एक सबक ये भी है कि स्थानीय प्रशासन को गहरे, पुराने और जर्जर कुएं की पहचान करनी चाहिए और उनकी मरम्मत करानी चाहिए, और साथ ही साथ इन कुओं को ढकने के लिए भी सही इंतजाम करने चाहिए, तभी इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है।